नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महामना कोचिंग संस्थान। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, रेवोल्यूशन क्या होता है ना, और फ्रांस कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए 18th सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है। 18th सेंचुरी का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही 1700 से हम अबव जाएंगे, जैसे ही हम 1700 से अबव जाते हैं वो 18th सेंचुरी में काउंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1702, तो ये क्या है दोस्तों? ये है 18th सेंचुरी। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका ईयर क्या था? उसका ईयर था 1789। 1789 उसका साल था, तो इसका मतलब ये कौन सी सेंचुरी है? 18th सेंचुरी है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी में आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्होंने रेवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले किया था, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन ने एक ऐसा फॉर्म लिया जिसने पूरे वर्ल्ड को अलग तरीके से इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम के लिए अवेयर किया था। ठीक है, तो बेसिकली फ्रांस उस टाइम पर 3 तरीके की क्लासेस, यहाँ पर जो मैंने लिखा है एस्टेट, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टेट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि कोई सोसाइटी है, उसमें 3 तरीके की क्लासेस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ फ्रांस जो था उस टाइम पर 3 एस्टेट्स में डिवाइड था, 3 तरीके के क्लासेस में डिवाइड था। जो फर्स्ट क्लास थी उसको बोलते थे फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड क्लास को बोलते थे सेकेंड एस्टेट और थर्ड क्लास को बोलते थे थर्ड एस्टेट। ठीक है, टॉप, ये फर्स्ट एस्टेट क्या है? टॉप पे है, मतलब इसके अंतर्गत आने वाले जो भी लोग होंगे वो कैसे होंगे? सोसाइटी में सबसे टॉप पे होंगे। अच्छा, तो इसके अंतर्गत आते कौन थे? इसके अंतर्गत आते थे क्लर्जी। क्लर्जी मीन्स जो क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं या फादर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, है ना। तो क्लर्जी कौन थे? क्लर्जी थे प्रीस्ट। किसके प्रीस्ट थे? क्रिश्चियंस के। तो जो क्लर्जी थे वो किस पे थे बेटा? टॉप पे थे, यानी ये फर्स्ट क्लास है। सबसे ऊपर देखी जाए कि कौन सी क्लास है, तो सबसे ऊपर उस टाइम में सोसाइटी में क्लर्जी थे। ये है सेकेंड एस्टेट। सेकेंड एस्टेट जो था वो बेसिकली क्या था? नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते हैं? जैसे नोबल्स। तो नोबल्स का यहाँ पर मीनिंग है सोसाइटी के ऐसे लोग जो रिच और प्रॉस्परस थे, जिनके पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी, अच्छा खासा पैसा था, उसको बोलते थे नोबल्स। तो ये है सेकेंड एस्टेट, यानी कि ये टॉप पे है और ये आ रहे हैं मिडिल पे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एस्टेट। अच्छा, नोबिलिटी में जो किंग थे उसका जो रिलेटिव्स थे वो भी नोबिलिटी में आते थे, उनको भी हम लोग नोबल्स बोल सकते हैं। सिंपली आपको ये समझना है कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो प्रॉस्परस है, रिच है, वो आएगा नोबिलिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट पे हो गया क्लर्जी, सेकेंड पे हो गया नोबिलिटी, और अब आती है बारी थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट जो कि फ्रांस की पॉपुलेशन का कितना परसेंट थी? उस टाइम पे 90% थी। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट मिलकर के 10% बनाते थे और थर्ड स्टेट जो था वो 90% बनाता था। और 90% पॉपुलेशन फ्रांस की कैसी है? आर्टिसन, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर, शॉपकीपर और लेबरर्स। ये है थर्ड स्टेट। तो जो कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन थी वो किसकी थी? थर्ड स्टेट की। और पॉपुलेशन कितना है इनका? 90%। तो ये वेरिएशन क्यों था? ये वेरिएशन क्यों था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट 10% है, इनके पास बहुत पैसा है, और जो थर्ड स्टेट है वो बेसिकली क्या है? बहुत ही ज़्यादा पुअर है, पुअर टू पुअरेस्ट है, और ये सारे लोग क्या है? रिच है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की कंडीशन अच्छी थी और थर्ड स्टेट की कंडीशन वर्स थी। ठीक है, अब देखते हैं कि रेवोल्यूशन का इनसे क्या रिलेशन, मतलब रेवोल्यूशन हुआ तो हुआ, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट से क्या रिलेशन है, और एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक में ये क्यों दिया हुआ है कि उस टाइम पे सोसाइटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज है, फर्स्ट और
सेकंड स्टेट, इन दोनों को मिला हुआ था प्रिविलेज। क्या मिला हुआ था? प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है ऐसा राइट, ऐसा स्पेशल राइट जो बाय बर्थ किसी को दिया जाता है। मीन्स जैसे किसी का बेटा है तो उसके पास वो राइट बाय बर्थ है कि आगे चल करके उसके जो पिता की प्रॉपर्टी है वो उसकी होगी। हालांकि अगर इसमें एक जैसे कानूनी तौर से देखें तो कानूनन अगर किसी तरीके से उसमें इधर उधर ना किया जाए, अगर पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने पुत्र को नहीं देना चाहता है तो वो नहीं देगा, लेकिन हाँ ये प्रिविलेज है उसका कि हाँ बाप है तो बाप को जो बेटा है वो उसका बेटा है और उसकी कास्ट वही है जो उसके पिता की है। यहाँ पर प्रिविलेज का क्या था? यहाँ पर प्रिविलेज का ये सीन था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट ये दोनों बहुत ही अमीर थे, रिच थे, लेकिन इनको टैक्स नहीं पे करना था। समझिए, और यही जो रीजन था, सबसे बड़ा रीजन बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि इनको क्या नहीं पे करना था? टैक्स नहीं पे करना था। और इनके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, ठीक है, पैसा बहुत था इन दोनों के पास, लेकिन टैक्स पे नहीं करना था। आ जाते हैं इनकी बात करते हैं। थर्ड स्टेट जो था ये इनको करना था टैक्स पे। यही हुआ प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या है? बाय बर्थ, कि अगर वो क्लर्जी है, नोबिलिटी है, नोबल्स है तो उसको टैक्स पे नहीं करना है। अगर वो आर्टिजन है, पीजेंट है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, लॉयर है, लेबरर है तो उसको क्या करना है? टैक्स पे करना है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग देख पाते हैं कि जो फ्रांस की पब्लिक थी उस टाइम पर उनमें इक्वालिटी नहीं थी, है ना, उनमें